तो तमाम सारी बातों के बीच हम बात चर्चा बजट के लेकर कर रहे हैं। बजट आखिर है क्या? देखिए, बजट में यहाँ पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कैपेक्स है 2026-27 के लिए जो कैपेक्स है उसको बढ़ाया है, यानी कि वो 12,20,000 करोड़ रुपए करने की बात की गई है। अर्थव्यवस्था को बनाने की बात की गई है। मेरे सहयोगी अमित अभी थोड़ी भावनाओं में बह गए थे। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सरकार को जाता क्या है। सरकार अगर 9,000 कर देती किसानों के लिए तो सम्मान निधि क्या चला जाता। देखिए, सरकार पहले से ही दबाव में बनी हुई है। सरकार इसलिए भी दबाव में बनी हुई है क्योंकि हाल के दिनों में 80 करोड़ लोगों को वो अनाज फ्री दे रही है। जिस तरीके से राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, राज्यों में विधानसभा चुनाव की जो फ्रीबीज की योजना है, उदाहरण के तौर पर लाड़की बहिना, लाडली बहन योजना, महिला सम्मान निधि, ये किसके पास जा रहा है? ये भी तो किसानों के पास ही जा रहा है। ये भी पैसा किसानों के पास जा रहा है, उनके घर में जा रहा है। जो जो किया गया है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो। मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है और ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही थी। पार्ट ए पार्ट बी जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज़ चैनल पे भी सुन रहा हूँ, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुँचाया जाए। तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, युवाओं को डेफिनेट बिल्कुल। अब तमाम तरह की बातों को देखा। अभी हम सुन रहे थे चिराग पासवान को। चिराग पासवान ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 2047 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। लेकिन मेरे जो सहयोगी अमित हैं वो थोड़ा किसानों को लेकर भावनाओं में बह गए थे। बोले सरकार अगर 9,000 कर देती तो उसका क्या चला जाता है। देखिए, सब कुछ सरकार का ही तो जा रहा है, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो। अगर आप गौर से देखें, हाल के दिनों में जो राज्यसभा के राज्यों के चुनाव हुए हैं, उन राज्यों के चुनाव में फ्रीबीज की इतनी सारी घोषणाएं हुई हैं। वो पैसा किसके पास जा रहा है? उसमें किसान अछूता तो नहीं है। हाँ, यहां पर सीधे जो न्यूनतम गारंटी की बात किसान कर रहे थे वो सरकार ने देने की बात नहीं की है। किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे। देखिए, चाहे वो गरीब वर्ग हो, किसान हो या कोई भी हो, महिलाएं हो, हर कोई ये चाहता है कि सरकार जितना उसे पैसा दे सके, उसमें कोई बुराई नहीं है, मांग भी की जाती है। लेकिन हमको सरकार के बजट के बारे में भी तो सोचना चाहिए। सरकार का जो बजट आया है
ये अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने को लेकर आया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात कि वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है, वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से टैरिफ का टेरर देखा जा रहा है, अभी हाल ही में यूरोपियन कंट्रीज के साथ जिस तरीके से एक डील हुई है, तो कुल मिलाकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत संभलने की स्थिति है। सरकार के पास बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं है। अब सरकार ने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं क्या किया है। जितने भी राज्य में इस वक्त औद्योगिक केंद्र पड़े हुए हैं, पुराने औद्योगिक केंद्र जो बंद पड़े हैं, जो डंप हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं। Telecom area of donor has got a very good impetus in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India, is going to power India, and is going to take India on its trajectory, which is today the third largest. बिल्कुल जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया बता रहे थे कि देखिए यहाँ पर कैपेक्स बढ़ाने की कोशिश की है, यानी कि पिछले बार करीब 11.5 के आसपास था, 12,20,000 करोड़ करने की बात की गई है यहाँ पर। तो फोकस जो है वो विजन आगे का है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बनाए रखे जाए। अच्छा, सरकार जब ये कह चुकी है, देश ये मान चुका है कि हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो उस अर्थव्यवस्था को बचाने का काम भी तो सरकार का है ना। वो अर्थव्यवस्था ठीक से चले उसका काम भी तो सरकार का है ना। या सिर्फ जो भी मांग रहा है उसको आप फ्रीबीज देते जाओ, जो अपने अकाउंट में रकम मांग रहा है उसको पैसे देते जाओ। सरकार के बारे में भी सोचना है। जीएसटी बहुत सारे उसमें घटाया गया है, तो इसमें अगर राज्यों की इनकम कम हुई है, केंद्र की इनकम को ये, तो उसका बोझ किसके ऊपर पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है क्या महंगाई पर कंट्रोल इससे लगेगी। और जो एक लक्ष्य है कि विकसित भारत 2047 हो, उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है सरकार के पास, वो टारगेट है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए, और जो आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी जाए। और यदि पूरे सेकेंड पार्ट को यदि आप देखेंगे तो उसमें जो नया इनिशिएटिव है पूरी दुनिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आईटी का है, जो कि ITA 196 में जब कांग्रेस ने साइन किया था चिदम्बरम के नेतृत्व में, जब यूपीए की सरकार थी, समर्थित सरकार थी, तो हमने जो है 0% कस्टम ड्यूटी लगा दिया था, जिसके कारण सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब खत्म हो गया। अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली इसी कारण से डेवलप हो पाया। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है, नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। और जो बजट है लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे, जो ईस्टर्न पार्ट जो है, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, शिप बिल्डिंग का, मतलब आप समझिए कि शिपिंग एक बड़ा है, शिप हम बड़ी जहाज़ नहीं बना पा रहे हैं, आपको पता ही है कि जर्मनी से हमको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। उस तरह की फैसिलिटी वाराणसी जैसे जगह में स्टार्ट होगी, पटना जैसे जगह में स्टार्ट होगी। तो ये पूरा दिखाता है कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं और प्रत्येक एरिया का विकास करना चाहते हैं। तो इस बजट की ये सबसे बड़ी खासियत है। सर, लेकिन शेयर मार्केट ने स्वागत नहीं किया है ना इस बजट का। 2000 पॉइंट नीचे चल रहा है शेयर मार्केट आज। शेयर मार्केट से जो है कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्धारित नहीं होती। निर्धारित ये होती हैं कि हमने आम लोगों के लिए, अब आप देखिए एयरपोर्ट पर आने वाले जो लोग थे, उनको कस्टम जो है बहुत तंग करता था। उसको आप देखिए कि कई एक जगह चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उनकी 20% से 10% ड्यूटी कर दी गई है। यहाँ कैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होंगे, उसके लिए जो है हमने उसके कंपोनेंट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रिबेट दे दिया है। तो आप देखेंगे कि शेयर मार्केट आज नहीं कल जो है उस पर रिएक्ट करेगा। आज आपको 2000 पॉइंट नीचे नज़र आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको बड़ा नज़र आ जाएगा। बैंकिंग सेक्टर, चूँकि सबको इन्वेस्टमेंट लाना है, तो बैंकिंग सेक्टर का जो एक रिफॉर्म्स है वो भी ये बात है। शेयर मार्केट में जो शेयर मार्केट आप कह रहे हैं ना, वो STT का एक मामला है, जिसको कि कहीं जहां 1.5% था वहां 3% कहा गया है, जहां 1% था वहां 1.25% किया गया है। तो STT
जो कि लूफोल्स में शेयर मार्केट में खेलते हैं, प्लेयर करते हैं, उन प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ा है, वो एसटीटी के कारण है। मुझे लगता है कि वो कल आपको सुधरता हुआ नजर आएगा। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी, जैसे कि 3-4 हेडलाइंस थे, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर, हाँ, कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज़ में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें ज़रा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, हम पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें ज़रूरी थी। चलिए, शशि थरूर साहब हमारे साथ हैं। थरूर, ये बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का। ये विकासशील बजट है और देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा। मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस किया गया है। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग पर, और जो नए नए पूरे आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मोबाइल फोन, बाकी चिप्स, और इसके अलावे जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि टायर 2, टायर 3 सिटीज में कॉर्पोरेट मित्रा की जो बात की गई है, वो काफ़ी एक नई सोच है। तो अभिनंदन, बहुत अभिनंदन। हमारे साथ टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा है। शत्रुघ्न जी, आम बजट पेश हो गया। ये आम बजट कहा जा रहा है कि युवाओं का बजट है, लेकिन क्या ये आप लोग को खामोश किया? कौन सा आम आदमी का बजट है ये? कौन सा बजट है ये? नाम नारा दिया है विकसित भारत का बजट 2047, कल दे देंगे 2097 का, 2026, 2027, 2028 के लिए क्या किया? युवाओं का वर्ग, युवा का ये है। अगर आपसे बात जाने तो युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या अवसर इन्होंने प्रदान किए इसमें या प्रावधान दिया है, आप ज़रा उसको बताइए। स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ किया है? स्पोर्ट्स के लिए कुछ किया है युवाओं के लिए? युवाओं को कोई डायरेक्शन दिया, कोई मार्गदर्शन दिया है? मार्गदर्शक मंडल तो बना देते हैं, लाके सामने क्यों रखते हैं? मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए क्या किया? जो किसान थे, हमारे किसान परिवार जो हैं, आपने कहा था कि 2022 तक उनकी आमदनी डबल हो जाएगी। आज 2026 हो गया, कहाँ हो गई डबल? देख लीजिए आप। आपके देश के ऊपर आज जितना कर्जा है, देश भारतवर्ष का एक एक इंसान कर्जदार है। आज यहाँ पे जितने प्रधानमंत्री हुए हमारे, उन तमाम लोगों को मिलाकर जितना कर्जा नहीं था देश के ऊपर, आज इन प्रधानमंत्री के, हमारे माननीय दोस्त नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे 4 गुना से ज़्यादा टोटल से कर्जा हो चुका है। एक एक आदमी कर्जदार है। कई लोग कहते हैं कि बीमार है भारत, कई लोग कहते हैं कि बेरोजगार है भारत। अब बीमार है भारत, उसके लिए कुछ किया है? हेल्थ पॉलिसी में कुछ अपने बदलाव लाया, कुछ सुधार किया आपने? हेल्थ इंश्योरेंस की बात की आपने, कवरेज बढ़ाने की बात की, उससे आयुष्मान भारत से काम चल जाएगा क्या? अभी आज के हालात को देखते हुए कम से कम कुछ स्टेट्स भी 10 लाख कर रहे हैं, आपने यहाँ पर 25 लाख क्यों नहीं किया? या पूरा तो ये सब किया नहीं। कह रहे हैं कि विकसित भारत का बजट है। सही मायनों में मैं इस बजट को तो कोई नंबर देने के लायक भी नहीं समझता हूँ, कोई नंबर देने लायक नहीं समझता हूँ, और साथ ही साथ ये सही मायनों में फेंकू बजट है और लपेटू बजट है। कह रहे हैं बंगाल को तो बहुत कुछ दिया। काश दिया होता, उनके पास कहने का रह क्या गया? अब तो यही है कि अपनी पीठ थपथपाएंगे बजट देने के बाद। सरकार भी तुम्हारी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है और सरकार तुम्हारा है, सब कुछ तो तुम्हारा ही। हमारे साथ टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा।
रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का आप सुन रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा।